अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर के बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन से हमें क्या समझ में आता है? एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना, मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। किस चीज का बढ़ेगा? जब हम पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजमेंट होगा। लेकिन इससे पहले वाले में जब हमने देखा तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? लो हो रहा था, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर हो रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एलिवेशन की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट यानी बढ़ना, बढ़ोतरी होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। तो अब वृद्धि कैसे होगी? थ्योरी पढ़ने से पहले क्यों ना मैं आपको पहले एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बच्चे बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, ये ऐसा उनको बच्चों को ऐसा लगता है कि सब सेम है। इवेपोरेशन वेपर मतलब पानी का भाप बनना, ये भी और बॉइलिंग पॉइंट ये सेम ही, तो बट ये सेम नहीं होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी मान लो मैंने कंटेनर लिया और इसमें मैंने पानी डाला और इसका मैंने टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस हीट दे के। अब जब बॉइलिंग पॉइंट तब अटेन होगा जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, बिकम इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल हो जाएगा, तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूंगी एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर लग रहा है, तो 1 atm की वैल्यू होती है 1.02 बार। ठीक है, ये एक तरीके से प्रेशर लग रहा है। 1 atm इज इक्वल 1.02 बार असाई यूनिट है। अब अगर मैं समझाऊं आपको कि बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कैसे होती है, देखो मान लो ये सिर्फ पानी है हमारा, ये मैं हीट दे रही हूं, ये सिर्फ हमारा ए है सोलवेंट, ओनली वाटर है ये। अब ये जब अकेला था और नॉर्मल हम इसको 100 डिग्री नहीं भी दें, मान लो अब मैं इसको गर्म कर रही हूँ और ये अकेला है तो बहुत अच्छे वेपर बनाएगा। हम पढ़ते आ रहे हैं पी नॉट ए, बहुत अच्छे से क्या करेगा? वेपर बनाएगा। अब वेपर बनाने के साथ साथ और पता है ये क्या करेगा? ये बहुत अच्छे से वेपर बनाएगा लेकिन कम टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर हमें बहुत ज्यादा और बहुत देर तक नहीं देना पड़ेगा, ये वेपर बनाने स्टार्ट कर देगा। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया, बी लिया, सोल्यूट लिया नॉन वोलेटाइल। अब मैं इसको हीट करूंगी तो ऑफकोर्स सी बात है नॉन वोलेटाइल है, वेपर नहीं बनाएगा। अब मैंने इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर दिया, ए प्लस बी सॉल्यूशन, ए प्लस बी सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, साथ में कुछ चीनी के पार्टिकल्स डाल दिए। बी को आप हमेशा कुछ इस तरीके से पार्टिकल एज्यूम करोगे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है मैंने जितना ए में टेम्परेचर दिया, मैंने जितना बी में दिया, वो सेम टेम्परेचर मैं पूरे सॉल्यूशन को दूंगी तो क्या ये वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा? नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से वेपर बनाए, बहुत सारी वेपर बनाए, तो हमें इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, हमें इसमें टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों 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 रखनी पड़ेगी? क्यों रखनी पड़ेगी आपको पता है? क्योंकि यहाँ पे वेपर बनाने के लिए सोल्यूट है वो रुकावट क्रिएट करेंगे, एक तरीके से रोकेंगे वाटर को कि ना तो मैं खुद वेपर बनाऊंगा ना ही तुझे बनाने दूंगा। जैसे कुछ क्लास में बच्चे होते हैं ना मैं खुद पढ़ूंगा ना तुझे पढ़ने दूंगा, कुछ दोस्त होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो कुछ पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल वेपर बनाने में क्या करेंगे? रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, नको 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 नहीं बनानी। लेकिन अगर मैं इसको टेम्परेचर कंटिन्यूअसली ज्यादा दे रही हूँ तो ये क्या करेगा? वेपर बना लेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में ऑलवेज कम बनेगी। P नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन PA। अब अगर मैं बात करूं ये हमारा T नॉट बी, मैं इसको T नॉट बी लिख सकती हूँ क्योंकि ये उस टाइम का प्रेशर है जब पूरा प्योर कंपोनेंट की बात थी, अकेला पानी था, प्योर कंपोनेंट की बात, ये T नॉट बी और ये है हमारा TA, ये A है, ठीक है, T नॉट A, ये TA। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टेम्परेचर की वैल्यू किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा ही है, इसमें सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, प्रेशर इसका ज्यादा है, टेम्परेचर इसमें ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, यहाँ पे प्रेशर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेला पानी था, हम इसको टेम्परेचर दे रहे थे नॉर्मल और ये बॉईल हो रहा था, वेपर बना रहा था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में सोल्यूट और आ गया। अब ये बहुत अच्छे से वेपर नहीं बना पाएगा, यहाँ पे कुछ चाय पत्ती के पार्टिकल्स रह जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से वेपर नहीं बना पाएगा, इसलिए मेरे को इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर दूंगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने से फिर भी इसके जितनी वेपर नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा?
अब स्टार्टिंग से राउंड स्लो के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो आई बात समझ। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, जो प्योर कंपोनेंट है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो टी ए का ज्यादा होगा या टी नॉट ए का। टी ए में मेरे को टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। आई बात समझ। जहाँ तक बस यही बात गई थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कि आपकी बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन वृद्धि होगी। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज टू बी हीटेड to higher temperature so that its vapor equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure, ठीक है। Hence, the boiling point of the solution is higher than that of pure solvent. इसका इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो आप कि the boiling point of solution का वो ज्यादा हो जाएगा हमारे pure solvent से। अब मैं इसके ग्राफिकल मेथड की बात करूं, ये जो हम बना रहे हैं ना बार बार ए कंटेनर ले रहे बी ले रहे फिर सॉल्यूशन बना रहे, आप अपने नोट्स में ये जरूर बना लेना। और ये जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो आपके प्रॉपर नोट्स है। क्या है? प्रॉपर नोट्स है। आप उनको बेझिझक होकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। मैं साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करवाते चल रही हूँ जिससे आपके नोट्स एकदम प्रॉपर बन जाएंगे। आई बात समझ। सो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, यहाँ पे होगा इसका वेपर प्रेशर, यहाँ पे होगा इसका टेम्परेचर, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्लियरली विजिबल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा जो कुछ भी होगा इस पॉइंट पे हमारा वेपर प्रेशर भी जीरो होगा और हमारा टेम्परेचर भी जीरो होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? इस पॉइंट पे हमारा वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर जीरो, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेरा सॉल्यूशन यानी सोलवेंट इस पॉइंट से शुरू करूँ, ये है मेरा ए सोलवेंट और ये है हमारा 1 एटीएम का एक लाइन। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया पता है किसके लिए? हमारे 1 एटीएम की, कि ये एक ऐसी लाइन है, इस लाइन को अटेन करने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो हमारा वेपर प्रेशर है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। एक दूसरे के इक्वल होने से हमारा जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। उसका ही बात समझ। तो ये 1 एटीएम की लाइन है कि इस पे अगर क्रॉस कर गई, इस पे हमारा ग्राफ क्रॉस कर गया मतलब 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। अब मैं इसको बढ़ाना शुरू करूं, अब मैं अगर इसको बढ़ाना शुरू करूं, ये इस यहाँ तक आके रुकेगा। अब मैं सोलवेंट लेती हूँ, सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि हम तो भाई शुरू से सीखते आ रहे हैं, जब ग्राफ बनाते हैं तो ओरिजिन से शुरू करते हैं, चाहे उसको इंक्रीज करो चाहे फिर उसको डिक्रीज करो, या तो ऊपर वाले ओरिजिन से या नीचे वाले से, चाहे उसको इस तरीके से पैराबोला बनाओ कैसे भी बनाओ, हम नीचे से शुरू करते हैं। आपने ऊपर से क्यों किया? मतलब मैंने इस पॉइंट से क्यों किया, इससे क्यों नहीं किया? मैं ऐसे भी तो बना सकती थी, मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऊपर से शुरू किया। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि सोलवेंट है। क्या है? सोलवेंट। अगर मैं इसको नीचे से शुरू करूंगी इसका मतलब उसका टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों जीरो है, जो कि ऐसा तो नहीं होता। जो हमारा सोलवेंट है हमने उसको कोई ना कोई टेम्परेचर दिया उसको गर्म करने के लिए, कोई ना कोई तो टेम्परेचर दिया होगा, कोई ना कोई तो टेम्परेचर दिया ही होगा। एकदम कोल्डेड तो नहीं था वो, हमने उसको कोई ना कोई टेम्परेचर दिया। तब हम उसको ऊपर से शुरू करते हैं कि इसका ऊपर कोई ना कोई तो टेम्परेचर है और ऊपर कोई ना कोई वेपर प्रेशर। अब मैंने इस पॉइंट से शुरू किया और मैंने यहाँ पे हमारा ग्राफ बढ़ाना शुरू किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 1 एटीएम तक लाइन के क्रॉस तक चला गया। और अब मैं बात करूंगी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, मैं सॉल्यूशन को अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे वाले पॉइंट से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? मैंने सोलवेंट तो लिया ऊपर, सॉल्यूशन लिया नीचे। उसका क्या रीजन है? उसका क्या रीजन हो सकता है वो देखो। उसका रीजन ये है, ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन जिसको मैंने नीचे से लिया क्योंकि इसकी वेपर कम बनेगी। सॉल्यूशन की वेपर कम बनती है, सॉल्यूशन की वेपर कम बनती है। अब आप कहोगे सॉल्यूशन की वेपर कम बनती है लेकिन सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो होता है। मैंने कब कहा सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, होता है, वो आपको अब समझेगा। अब अगर मैं इस डॉटेड लाइन को नीचे लेके आऊं, अब अगर मैं इन डॉटेड लाइन को नीचे लेके आऊं, ये हमारा टीबी और ये हमारा टी नॉट बी। आई बात समझ। तो अब अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर यहाँ पे जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर जाने पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है? हमारे सॉल्यूशन का ज्यादा है। टेम्परेचर हमारे सॉल्यूशन का ज्यादा और हमारे सोलवेंट का कम है।
फिर से बता देती हूँ, मैंने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैं ग्राफ बनाना चाहती हूँ। मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, वो है 1 atm की, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे इस पे आ जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट को नीचे से नहीं स्टार्ट करके ऊपर से, क्योंकि उसका कोई ना कोई टेम्परेचर है, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर है, वो जीरो पे नहीं है, कोई ना कोई टेम्परेचर है, इसलिए मैंने किया। फिर बात आती है कि सॉल्यूशन को मैंने नीचे से क्यों किया, सॉल्यूशन को मैंने नीचे से इसलिए किया क्योंकि सॉल्यूशन की वेपर कम बनती है, सॉल्यूशन की वेपर कम बनती है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर आप खुद ऑब्जर्व करो डॉटेड लाइन से कि हमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, ये टीबी और ये हमारा टी नॉट पी। और ये क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डेल टीबी। आई बात समझ? अब क्यों ना इसका एक छोटा सा डेरिवेशन कर लिया जाए। डेल टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टीबी नॉट, फॉर्मूला नोट कर सकते हो आप। अब अगर मैं बात करूं कि डेल टीबी इज डायरेक्टली डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और जब मोलालिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास आएगा केबी एम, जहां पे केबी है हमारा इलेवेशन कांस्टेंट, इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब आप सोचोगे कि मुझे पता था, मुझे आता था, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, यानी हमारा टेम्परेचर स्मॉल एम मीन्स स्मॉल एम का मतलब है मोलालिटी, मोलालिटी हमारा जो टेम्परेचर है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, हमारा टेम्परेचर मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसीलिए क्योंकि जब आप मोलालिटी का फॉर्मूला देखोगे तो मोलालिटी में आता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इस तरीके का आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम। मोलालिटी का देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स, और वो जो केजी, अगर मैं अपोन की बात करूं तो यहाँ पे केजी इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट का वेट आएगा, सॉल्वेंट वेट इन केजी। आई बात समझ यहाँ तक? अब हमने मोलरिटी क्यों लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, मोलरिटी भी तो ले सकते थे। अब मैंने आपको फॉर्मूले इसलिए लिखे दिखे क्योंकि मोलरिटी लेंगे तो वो वॉल्यूम के साथ चेंज होगा। आपने मोलरिटी 11th क्लास से पढ़ते आए हो, आपको पता होगा कि मोलरिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मोलरिटी बदल जाएगी, उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, और लेकिन अगर मैं मोलरिटी की बात करूँ तो मोलरिटी कभी बदलती नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मोलरिटी कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें अपन वेट की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम की, यहाँ पे बात करते हैं वेट की। आई बात समझ? इसलिए मैंने लिख दिया m, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तो हमने लगा दिया kb, जिसका नाम होता है एलिवेशन bp कांस्टेंट, डेल टीबी। अब kb मोलरिटी को आप ओपन करके लिख सकते हो, वेट मल्टीप्लाई 1000, ये वेट हम बात करेंगे a, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई w, wb, सॉरी यहाँ पे आएगा हमें सोल्यूट का वेट लिखना होता है, नीचे लिखना होता है हमें वेट सॉल्वेंट का इन केजीज, फिर केजी में आता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्मूला बन के तैयार होता है। आई जस्ट होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अब हम एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। So we move on next numerical. Next numerical क्या कहता है कि the vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mmHg respectively. यानी हमें वेपर प्रेशर दिया है वो भी प्योर लिक्विड का, तो मैं क्यों ना लिख दूं गिवन सॉल्यूशन, और जो मेरे को गिवन है वो लिख दूं P नॉट A कितना दिया है मेरे को रिस्पेक्टिवली 450, आगे इसकी mmHg इसकी यूनिट लिखी है mmHg, एंड नेक्स्ट है P नॉट B है 700 mmHg। आगे का है 8350 केल्विन। हालांकि हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, बट ठीक है अगर दिया है तो आप लिख लो 350 केल्विन, क्या पता कभी काम आ जाए। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर, अगर टोटल वेपर प्रेशर की बात करें तो पीटी लिख दूं कितना है 600 mmHg, 600 mmHg। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, 600 mmHg हमें टोटल प्रेशर दिया है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे पीटी का तो क्या हो जाएगा P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी,
पी नॉट ए, किधर है पी नॉट ए? 450। अब रही बात कि हम मोल फ्रैक्शन जानते ही नहीं है, तो चलो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन निकाले, लेकिन मोल फ्रैक्शन निकाले कैसे? हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, हमें किसी कंपाउंड का नाम ही नहीं दिया, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल नहीं सकते। तो चलो एक्स ही लिख देते हैं, जो है वो एज इट इज तो लिख सकते हैं। उसके बाद पी नॉट भी कितना गिवन है? 6,700 एक्स बी। अब मैं एक्स बी, अगर मैं ये मोल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन की बात करूं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1, तो मैं एक्स बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, 1 माइनस एक्स ए करके। अब चलो निकालो, 450 एक्स ए प्लस 700 1 माइनस एक्स ए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 450 एक्स ए क्लियरली विजिबल है, बहुत लाइट प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। अब आगे क्या कहा है? पीटी। पीटी हमें टोटल कितना दे रखा है, लिख लेते हैं 600। ओके। अब इनको आपस में कैंसिल आउट कर दे 600। चलो 450 एक्स से ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो नहीं सकती, 450 एक्स और 700 एक्स से हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस 250 एक्स से प्लस 700। अब देखो माइनस का 250 एक्स को क्यों ना मैं इधर भेज दूं, तो प्लस का 250 एक्स से और 700 माइनस 600 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 250 एक्स ए इज इक्वल 100, एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 250 अपॉन में 100, कैंसिल आउट कर दो। अब कितना आएगा अपने पास? 5/2, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल? जब आप देखोगे तो करके देख लो, 4 2 1.0 2.5 2.5 क्या आ जाएगा? 2.5 क्या आ गया? एक्स से आ गया। अब अच्छा एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, आई थिंक 5 अपॉन, सब सही किया है। एक मिनट, 0.4 ठीक है। अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड कर दूं, मेरे पास आ गई 0.4। एक्स बी कितना आ जाएगा? एक्स बी कितना आ जाएगा? अगर मैं उसको साइड भेजूंगी तो 0.6 आ जाएगा। एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.6। यहाँ तक क्लियर? सो हमें इतना ही दिया था, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। एक्स बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम वेपर फेज कैसे निकालेंगे? अब देखो पी टी इज इक्वल पी नॉट ए। अब ये वाला फॉर्मूला ले, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पी नॉट ए कितना है? 450। वैल्यू कितनी एक्स ए की? मल्टीप्लाई 0.4 मल्टी प्लस पी नॉट बी कितना है? 700 मल्टीप्लाई ये कितना है? एक्स बी 0.6। अब ये डेसिमल हटाओगे, इसको करोगे, ये डेसिमल हटाओगे, इसको ऐसे करोगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब कर दो इनको आपस में। अब इनको आपस में करोगे तो जो आपकी पीटी की वैल्यू आएगी वही आपका ओवरऑल आंसर होगा, क्योंकि आपका टोटल कॉम्पोजिशन वेपर फेस निकल जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर हम खत्म। ओके चलिए बॉस। अब ये न्यूमेरिकल है आपके इंटेक्स्ट का 1.9। इंटेक्स्ट में अपने ओवरऑल 12 न्यूमेरिकल है, जिसमें से हम आज हमारा 9th है, और रिमेनिंग हमारे रहेंगे ऑन द 4th 3। वो भी बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे जैसे जैसे हम आगे वाले क्वेश्चंस आगे वाले टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारा क्या कहता है, जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, हमें वेपर प्रेशर दिया, वो भी प्योर कंपोनेंट का दिया। किसका? वाटर का। तो मैं पी नॉट ए लिख लूं, कितना दिया है? 8 to 98 केल्विन। टेम्परेचर की जरूरत नहीं रहती, बट ठीक है गिवन है तो लिखने में क्या जाता है। 29.8 mmHg, 29.8 mmHg इसकी यूनिट है, लिखना मत भूलना। ऑफ यूरिया, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है 298 केल्विन। वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का, प्योर कंपोनेंट का 298 केल्विन टेम्परेचर पे 29.88 mmHg है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, हमें 50 ग्राम यूरिया दिया है, हमें मास दिया है, मास ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रही, जो हमें गिवन वेट दिया। ठीक है, मैं वेट लिख लेती हूँ, वेट ऑफ यूरिया, GW लिख लूं। गिवन वेट ऑफ यूरिया हमें हमारा 50 ग्राम। उसके बाद है इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, हमने 50 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया है 850 ग्राम ऑफ वाटर। गिवन वेट ऑफ वाटर कितना दिया है? गिवन वेट ऑफ वाटर हमें दिया 850 ग्राम में। यहां तक क्लियर बात?
850 ग्राम पानी है, उसमें से 50 ग्राम यूरिया ऐड कर दो। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, वो भी पूरे सॉल्यूशन का, एंड इट्स रिलेटिव लॉवरिंग। रिलेटिव लॉवरिंग का पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले को एक दिला स्क्रीन पे सॉल्व कर लेंगे। पी नॉट ए माइनस पी ए माइनस पी नॉट ए इज इक्वल एक्स बी, ये होता है हमारा। इसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी फाइंड कर ले। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी फाइंड करते हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी की बात करूं, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा? इक्वल गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट गिवन है हमें? यूरिया कितना है गिवन? 50। इसका मास कितना होता है? 60। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 बाहर 5, 0.42, 50 for 1 minute, 0.8, 48, 2, 0, 0.82 के आसपास आएगा। कितना आएगा? इसका मोल फ्रैक्शन 0.82। अब इसके लिए हमें Na भी निकालना पड़ेगा। चलो Na निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, नंबर ऑफ मोल्स एज स्टॉप आप समझ रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। गिवन वेट क्लियरली विजिबल और नॉट? ओके, गिवन वेट कितना है? गिवन वेट है 850, लिख लो। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। अब इनको कैंसिल आउट कर देते 2 की टेबल से, 9 और 4, 2, 5, 425 बाय 9। अब इनको डिवाइड करते हैं, कर देते हैं।